बड़ी मेरा नाम शिव मिश्रा है और आज हम लोग सरेंडर के बारे में बात करते हैं। सरेंडर का मतलब क्या होता है कि जब कोई एक्यूज पर्सन मतलब जिसके अगेंस्ट में हीनियस ऑफेंस के एलिगेशन लगे हैं या फिर पुलिस उसको सर्च कर रही है, तो उस सिचुएशन में एक्यूज के पास सबसे ज्यादा क्या एक्यूज क्या चीजें करना चाहता है, वो ये करना चाहता है कि पुलिस की कस्टडी से में नहीं आना चाहता, वो डायरेक्ट कोर्ट में सरेंडर करना चाहता है। तो सरेंडर का मतलब ये हुआ कि वो वॉलंटरी मतलब अपनी इच्छा से वो कोर्ट के सामने आता है और वो कोर्ट उसको क्या करती है, उसको जुडिशियल कस्टडी में जेल में भेज देती है। अब हम ये बात करते हैं कि सरेंडर किस किस सिचुएशंस में सरेंडर का प्रोसेस बेसिकली क्या है। तो सरेंडर जैसे सरेंडर किस किस सिचुएशंस में एक्यूज पर्सन करता है या फिर कोई भी व्यक्ति करता है। तो अगर कोई भी पर्सन है जिसके अगेंस्ट में कोई एफआईआर हीनियस ऑफेंस के एलिगेशन किसी के अगेंस्ट में लगे, कोई ऑफेंस हो गया है, तो डेफिनेटली अगर उसको एप्रीहेंशन है कि उसको पुलिस गिरफ्तार कर सकती, क्योंकि काउंटेबल ऑफिस में और अगर 7 साल से ज्यादा की सजा है, क्योंकि जो अरनेश कुमार के जजमेंट उसमें 7 साल से कम की सजा में पुलिस गिरफ्तार नहीं करती है, नहीं गिरफ्तार करती है तो उसको एक स्पेसिफिक रीजन बताना पड़ता है। अब देखा जाएगा तो 3/25 आर्म्स एक्ट हो गया या 4/25 आर्म्स एक्ट हो गया, या फिर कभी कभी देखेंगे जो पहले चीटिंग की ऑफेंस है उसमें 7 साल से कम की पनिशमेंट है, लेकिन फिर भी अगर इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को ये लगता है कि टेम्परिंग ऑफ द विटनेस कर सकता है, ये इन्वेस्टिगेशन को ज्वाइन नहीं करेगा, किसी चीज की रिक्वायरमेंट होती है, अगर वो रीजन देता है कोर्ट के सामने और कोर्ट सेटिस्फाई होती है, तभी 7 साल से कम की सजा में जनरली एक्यूज पर्सन को जेल भेजा जाता है, मतलब वो मजिस्ट्रेट के पास लेके आता है, मजिस्ट्रेट उसको जुडिशियल कस्टडी में भेजता है। तो प्रैक्टिकल अप्रोच में जैसे डाउरी से रिलेटेड, जैसे जो पहले 498 AIPC 3/4 DP एक्ट जो महिलाएं पति के खिलाफ लगाती हैं और अभी प्रेजेंट टाइम में सबसे ज्यादा मिसयूज होता है, लेकिन इसमें 7 साल से कम की सजा है। बीएनएसएस आने के बाद और बीएनएस के बाद जैसे सेक्शन 498 AIPC वो 85 हो गया, मतलब हमसे डाउरी मांगते हैं, दहेज मांगते हैं, तो इन सब चीजों में अगर किसी के अगेंस्ट में एफआईआर दर्ज होगी तो उसको घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि 7 साल से कम की सजा है तो उसमें पुलिस अरेस्ट नहीं करेगी। तो लेकिन अगर 7 साल से ज्यादा की सजा है या फिर पुलिस आपको एप्रीहेंशन है या आपके अगेंस्ट में काउंटेबल ऑफेंस है, तो डेफिनेटली आप कोर्ट में क्या करते हैं, सरेंडर की एप्लीकेशन डालते हैं, जिसमें कोर्ट के सामने आप इन पर्सन आते हैं और अपने एडवोकेट के माध्यम से आप एक वकालतनामा पे साइन करके अपना आधार कार्ड देते हैं, जो अगर केस नंबर आपको पता है तो उसके एफआईआर रिलेटेड डॉक्यूमेंट लगाते हैं और कोर्ट के पास एक एप्लीकेशन देते हैं कि मेरा नाम ये है कि मुझे अफवाहन पता चला या मुझे आशंका है कि पुलिस मुझे परेशान कर रही है, मुझे गिरफ्तार कर सकती है, मैं खुद न्यायालय के सामने सरेंडर करना चाहता हूँ, ऐसा आप एप्लीकेशन देते हैं। तो कोर्ट जनरली क्या करती है, तो कोर्ट अगर इन्वेस्टिगेशन की स्टेज है, इन्वेस्टिगेशन चल रहा होता है, तो डेफिनेटली कोर्ट क्या करती है, ऐसे क्योंकि कोर्ट के पास कोई मटेरियल नहीं रहते, तो कोर्ट क्या करती है कि कंसर्निंग पुलिस स्टेशन से रिपोर्ट कॉल करती है। तो रिपोर्ट कॉल करती है, तो रिपोर्ट जब यहाँ से मतलब यहाँ से कोर्ट भेजती है थाने पे, और थाने वाले उस पर लिख के देते हैं कि जिस एक्यूज पर्सन कोर्ट का जो एप्लीकेशन, जो सरेंडर एप्लीकेशन जो एक्यूज पर्सन या फिर जिस पर्सन ने दिया था, वो जब थाने पे जाती है तो थाने वाले उस पर रिपोर्ट बनाते हैं कि इस मुलजिम की मुझे इस मुकदमे में जरूरत है। अगर जरूरत होती है तो रिपोर्ट भेजते हैं, तो कोर्ट के पास जब वो रिपोर्ट आती है तो जिस जो टाइम दिया गया होता है उस टाइम पे एक्यूज पर्सन या उस पर्सन जो उसको सरेंडर करना वो कोर्ट के सामने आता है। कोर्ट एडवोकेट साहब उसको वेरीफाई किए रहते हैं, तो कोर्ट क्या करती है, अगर देखिए पुलिस की रिपोर्ट में है और जज साहब कन्विंस होते हैं तो उसको वहीं से जुडिशियल कस्टडी जेल भेज दिया जाता है। तो ये सरेंडर की ये प्रोसेस होती है। तो अगर लेकिन देखा जाए अगर चार्जशीट आया है तब वो सरेंडर करना चाहता है, तो क्योंकि कोर्ट के पास सारे मटेरियल अवेलेबल है, सारी फाइल अवेलेबल है, तो कोर्ट को किसी तरीके की रिपोर्ट कॉल करने की जरूरत नहीं होती। तो फाइल में देखिए अगर चार्जशीट है तो कोर्ट अगर सरेंडर एप्लीकेशन पड़ा है तो कोर्ट उसके पास मटेरियल अवेलेबल है, तो कोर्ट वहां से भी उसको एडवोकेट के माध्यम से जो एप्लीकेशन देता है तो कोर्ट उसको उसके सरेंडर एप्लीकेशन को क्या करती है, एक्सेप्ट करती है, और अगर सिचुएशन होती है तो उसको जुडिशियल कस्टडी में या फिर जैसा भी है कि उसको भेजा जाता है, उसको किया जाता है। तो इस तरीके की बातें होती हैं। तो हम ये जानते हैं कि आखिर किस किस सिचुएशंस में जो पर्सन होता है उसको सरेंडर करने की पॉसिबिलिटीज बनती है। तो सबसे पहले एक नेचुरल बात है, मैंने बताया भी कि एफआईआर अगर रजिस्टर्ड है और वो काउंटेबल ऑफेंस है, उसमें हीनियस ऑफेंस की एलिगेशन है, आपको एप्रीहेंशन है, तो डेफिनेटली उस सिचुएशन में आपको सरेंडर एप्लीकेशन फाइल करना चाहिए। अगर आपके अगेंस्ट में कोर्ट ने नॉन अवेलेबल वारंट इशू कर दिया है, उस सिचुएशन में भी आपको कोर्ट में सरेंडर करने का आपके पास ऑप्शन होता है। तीसरी चीज है कि अगर कोर्ट ने अगर आप एब्सकॉन्डर हैं मतलब भगौड़े हैं और इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, तो कोर्ट ने आपको भगौड़ा
घोषित कर दिया है, उस सिचुएशन में भी आपको सरेंडर एप्लीकेशन कोर्ट में फाइल करना चाहिए। और अगर कोई सीरियस ऑफेंसेस है, उसकी एलिगेशन आपके अगेंस्ट में है, डेफिनेटली उस सिचुएशन में भी अगर आपको लगता है तो आप कोर्ट में सरेंडर एप्लीकेशन बना के फाइल कर सकते हैं। आगे हम ये जानते हैं कि सरेंडर किस-किस स्टेज पे हो सकती है। तो पहले ही मैंने बताया कि एफआईआर की स्टेज पे जैसे है, तो एफआईआर के स्टेज में वकील साहब एप्लीकेशन देते हैं, थाने से रिपोर्ट आती है, रिपोर्ट आने के बाद अगर वो चीज़ें वो पर्सन जिसको सरेंडर ने एप्लीकेशन डाला, अगर पुलिस ने रिपोर्ट दिया कि हम इसको जेल भेजना चाहते हैं और ये वांछित है, तो उस तरीके की रिपोर्ट आने के बाद तो इन्वेस्टिगेशन स्टेज पे उसको जेल भेजा जाता है। चार्जशीट आने पे भी अगर आई रहती है, तो चार्जशीट में किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती, वो अपीयर होता है, एडवोकेट साहब उसकी आइडेंटिफाई करते हैं और कोर्ट के पास मटेरियल रहता है, कोर्ट देखती है, तो उसको सरेंडर वहाँ से भी किया जा सकता है। तीसरी चीज़ें क्या है कि कभी-कभी जैसे किसी के अगेंस्ट में हीनियस ऑफेंस के एलिगेशन लगे हैं, तो उसने एंटीसिपेटरी बेल फाइल किया, तो एंटीसिपेटरी बेल फाइल किया डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में, सपोज दैट वहाँ से उसकी बेल रिजेक्ट हो गई, तो वो हाई कोर्ट जाता है, तो या फिर सुप्रीम कोर्ट जाता है अपने, तो वहाँ पे अगर वहाँ से भी उसको रिलीफ नहीं मिलता है, तो कोर्ट ये कहती है कि आप जाइए, आप रेगुलर बेल के लिए इतने दिन का टाइम है, आप इतने पे जाके सरेंडर कीजिए। तो कभी-कभी जो सुपीरियर कोर्ट होती है, वो इस तरीके का डायरेक्शन दे देती है, वहाँ पे भी इस सिचुएशन में भी एक्यूज़ पर्सन को क्या करना पड़ता है, सरेंडर करना पड़ता है। और अगर उसको अगर वो पुलिस के माध्यम से जेल नहीं जाना चाहता है, खुद जेल जाना चाहता है, वैसे बहुत सेफ मोड है कि आपको कोर्ट से ही आपको जाना चाहिए। अगर आपके अगेंस्ट में हीनियस ऑफेंस की एलिगेशन है, तो पुलिस के माध्यम से आपको जेल जाने में पुलिस आपके पास से रिकवरी दिखा सकती है, आपके पास जैसे आर्म्स एक्ट में मुकदमा लगा सकती है, या एक प्रेजेंट टाइम में यूपी में जैसे देखते हैं ज्यादातर केसेस में पुलिस मुठभेड़ वाला सेक्शन लगा देती है, सेक्शन 109 सब क्लास 1, और पहले आईपीसी के सेक्शन 307 पुलिस मुठभेड़ दिखा के आपको जेल भेज देते। तो इन सब चीजों से अगर आपको बचना, आपके पास से जो रिकवरी दिखा देती है, जैसे गांजा दिखा दिया है, एनडीपीएस के एक्ट में दिखा दी। वैसे मैं मानता हूँ प्रेजेंट टाइम में कि अब वीडियो रिकॉर्डिंग होती है, थोड़ा सा बीएनएसएस आने के बाद थोड़ा सा चीजें, लेकिन फिर भी स्टिल नाउ कि ये चीजें प्रैक्टिकली है कि पुलिस के आपके पास एप्रीहेंशन है, मैं ये चीजें ठीक है, एक एप्रीहेंशन है, आप ये चीजें मान सकते हैं कि पुलिस आपको आपके पास से कुछ चीजों की रिकवरी दिखा के आपको जेल भेज दे सकती है, आपके साथ कुछ और केसेस भी इंप्लीमेंट हो जाएंगे। अब आर्म्स लगा के आपको भेजेगी तो आर्म्स एक्ट में आपको मुकदमा हो जाएगा। दूसरी चीज एनडीपीएस के सब्सटेंस दिखाएंगे तो एनडीपीएस में भी एक अलग मुकदमा होगा। पुलिस मुठभेड़ के बारे में ही मैंने बताया, वो अलग से केसेस हो गया। इस मुकदमे के अलावा, जिस मुकदमे में आपको वांछित हूं, उसके अलावा और भी केसेस आपको बोनस में दिए जा सकते हैं। तो इस तरीके की बातें होती हैं। तो इसके लिए सबसे अच्छा है कि आपको कोर्ट के माध्यम से ही आपको जेल जाना चाहिए, ये सबसे सेफेस्ट मोड होता है। और डेफिनेटली जो अच्छे वकील होते हैं वो डेफिनेटली अपने क्लाइंट के लिए यही सजेस्ट करते हैं कि आप आइए और कोर्ट से ही आप जुडिशियल कस्टडी में जाइए। तो मैंने आपको दोनों चीजें बताया, कुछ अब रिलेवेंट सेक्शंस बता देते हैं। ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन के बारे में बात करें, जैसे पहले सीआरपीसी थी, तो इन्वेस्टिगेशन के स्टेज पे जो जुडिशियल कस्टडी में जो रिमांड बनता था वो 167 सीआरपीसी में बनता था। जब इन्वेस्टिगेशन चल रहा है तो इन्वेस्टिगेशन का जो मैंडेट प्रोविजन है 60 डेज और 90 डेज का जो प्रोविजन है 60 और 90 दिन में। तो इन्वेस्टिगेशन अगर 10 साल से कम की सजा है तो 60 दिन में इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करना होगा, 10 साल से ज्यादा है तो 90 दिन का समय होता है। तो इस बीच में, वैसे गैंगस्टर में ये 1 साल है, ऐसा नहीं है कि आप गैंगस्टर एक्ट में 60 डेज का रिमांड होता है, इसमें 15-15 दिन के आईपीसी और बीएनएस के सेक्शन में 15-15 दिन का मैक्सिमम, 14 दिन 15 दिन का मैक्सिमम वो होता है। लेकिन इस सिचुएशंस में इन्वेस्टिगेशन स्टेज पे क्या होता है कि गैंगस्टर एक्ट में 60 डेज का एक बार में रिमांड कोर्ट एक्सेप्ट कर सकती है, और उसमें चार्जशीट फाइल करने का जो लिमिटेशन होता है वो 1 साल में डिफॉल्ट बेल, अगर आपका बेनिफिट नहीं देना चाहते इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, तो 1 साल के अंदर में उसको फाइल करना होता है। पीयूए पीए भी है, उसमें 2 साल का प्रोविजन है, पीएमएलए है, उसमें अलग है। तो लेकिन मोटा-मोटा जो हिसाब है कि आईपीसी से रिलेटेड ऑफेंसेस है, बीएनएस से रिलेटेड ऑफेंसेस है, तो जो सीआरपीसी है और बीएनएसएस है उसमें 60 और 90 डेज है। तो 60 और 90 डेज में अगर इन्वेस्टिगेशन चल रहा है तो जो मजिस्ट्रेट साहब होते हैं वो रिमांड 21 पर्सन को जेल, 167 सीआरपीसी में और 187 बीएनएसएस के सेक्शन में भेजते हैं। आगे जैसे इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो गया, कोर्ट में चार्जशीट फाइल कर लिया, कोर्ट ने कॉग्निजेंस ले लिया, तो उसका जो उसका रिमांड बनता है, पहले 167 में उसका रिमांड चलता था, 167 सीआरपीसी में और 187 बीएनएसएस में चलता था। लेकिन जब इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो गया, कॉग्निजेंस कोर्ट ने ले लिया, ट्रायल के स्टेज पे आ गया,
उस सिचुएशन में आफ्टर कॉग्निजेंस क्या होता है, 309 सब क्लास 2 का वारंट बनता है सीआरपीसी। प्रेजेंट टाइम में अगर हम बीएनएसएस देखेंगे तो अगर मैं सही हूँ तो आई थिंक 346 बीएनएसएस के सेक्शन है जो यही चीजें बताते हैं ट्रायल प्रोसीडिंग में कोर्ट क्या करती है, एक्यूज पर्सन को अपनी कस्टडी में इस सेक्शन में रखती है। एक चीज मैंने और भी बताया था कि सरेंडर आपको कब करना पड़ता है, अगर आपके अगेंस्ट में एनबीडब्ल्यू इशू हो गया तो वारंट रिकॉल वारंट आपके अगेंस्ट में इशू अगर कोर्ट ने कर लिया, ट्रायल पे आप नहीं आए, जो भी सिचुएशन है, तो वारंट रिकॉल आप जब करते हैं तब भी आप कोर्ट में अपीयर होते हैं। तो उससे रिलेवेंट जो सेक्शन है आई थिंक जो सीआरपीसी है उसके सेक्शन 70 सब क्लास 2 है, जहाँ पे ये बताया गया है कि कोई वारंट अगर कोर्ट ने इशू कर दिया है वो तब तक वो अप्लीकेबल रहता है, तब तक एग्जिस्टेंस में रहता है जब तक उस कोर्ट ने या उसकी सुपीरियर कोर्ट ने उसको कैंसिल नहीं कर दिया। तो वहाँ पे 70 सब क्लास 2 में इसके बारे में बताया गया है कि वारंट रिकॉल इसी सेक्शंस में कोर्ट सरेंडर करता है और इसी सेक्शन में रिकॉल की एप्लीकेशन देता है। इस समय प्रेजेंट टाइम में अगर हम देखें तो आई थिंक जो बीएनएसएस में जो है सेक्शन 70 सब क्लास 2 की जगह पे सेक्शन 72 बीएनएसएस में वारंट रिकॉल के बारे में प्रोसीडिंग दिया गया। वारंट रिकॉल में अगर हम उसका देखेंगे तो जो लेजिस्लेचर की जो भाषा है वो यही है कि फॉर्म ऑफ वारंट ऑफ अरेस्ट एंड ड्यूरेशन करके टाइटल है, उसमें इसके बारे में लिखा गया। तो ये एक तरीका है जिसमें आज हम लोगों ने ये समझा कि सरेंडर किस किस सिचुएशन में एक्यूज पर्सन करता है, सरेंडर करने का बेनिफिट क्या है, सरेंडर आदमी को पुलिस के पास से जेल जाने से अपेक्षा कोर्ट के माध्यम से जेल जाना क्यों सेफेस्ट मोड है, इन सब चीजों के बारे में आज हम लोगों ने प्रैक्टिकल कोर्स में जाना।